परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान दिव्या तत्व ने पलटवार कर दिया। इसी समय मदिरा दिव्य तत्व, जिसने फ्लावर वाइन मंक की अत्यंत प्रबल इच्छा शक्ति को विरासत में लिया था, ने शिवा की अपर्चर में घुसपैठ कर ली और निडरता से उस पर प्रतिआक्रमण कर दिया। यह शक्तिशाली इच्छा ऊपर से उतरती हुई अपर्चर के तल की ओर उमड़ी, जहां हरे तांबे रंग का आदिम ऊर्जा सागर स्थित था। सागर की लहरें उफन पड़ी, ऊंचे ऊंचे ज्वार उठने लगे। शिवा की इच्छा के अधीन भारी मात्रा में ऊर्जा ऊपर की ओर उठी और एकत्र होकर आकाश तक पहुंचती हुई एक विशाल राक्षसी लहर में बदल गई, जिसने सामने से आती मदिरा दिव्या तत्व की इच्छा को निर्भीकता से स्वीकार किया। जब दोनों पक्ष अपर्चर के मध्य में भीषण टकराव के लिए लगभग आमने सामने होने ही वाले थे, तभी दोनों ऊर्जाओं के बीच के रिक्त क्षेत्र में एक दिव्या तत्व की धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक झिंगुर सिकेडा था। उसका शरीर बड़ा नहीं था। यदि मूनलाइट दिव्या तत्व को नीले क्रिस्टल से बनी अर्धचंद्राकार आकृति कहा जाए, तो यह झिंगुर किसी कुशल कारीगर द्वारा ताड़ की लकड़ी और पत्तियों से बनाया गया एक सूक्ष्म शिल्पकार्य प्रतीत होता था। उस दिव्या तत्व का सिर और उदर भूरा पीला था। उसकी सतह पर वृक्ष के वार्षिक वल्लियों जैसी बनावट थी, मानो उसने अनगिनत वर्षों को देखा हो। उसकी पीठ पर दो अत्यंत चौड़े और पारदर्शी पंख थे, जैसे दो वृक्ष पत्तियां एक दूसरे पर चढ़ी हों। पंखों की संरचना भी पत्तियों जैसी थी, मध्य में मोटी शिरा और उससे दोनों ओर जाल सी फैली नसें। काल चक्र। वह चौंक उठा था। वह किसी विशाल दैत्य की भांति था, जो सामान्यतः अपनी गुफा में गहरी नींद में छिपा रहता है, पर अचानक उसे जगा दिया गया हो, और वह भी यह जानकर कि उसके क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है। कौन है जो मेरी सीमा में घुसकर इतनी उग्रता दिखा रहा है? मानो उसकी गरिमा को ठेस पहुंची हो। कालचक्र क्रोधित हो उठा और उसकी आभा फैल गई। वह आभा कमजोर दिखती थी, परंतु उसकी शक्ति अपार थी। वह मानो उफनती आकाशगंगा हो, विराट और प्रचंड तरंगों के साथ आगे बढ़ती हुई, जो 10,000 मील तक पर्वतों को बहा ले जाए या किसी विशाल मरुस्थल को डुबो दे। इस आभा के सामने मदिरा दिव्या तत्व की इच्छा तो मानो हाथी के सामने चींटी भर थी। आभा चारों ओर फैलती गई, जैसे कोई अदृश्य महाविनाशकारी सुनामी उठी हो। मदिरा दिव्या तत्व की आक्रमणकारी इच्छा उसमें टिक ही नहीं पाई। वह पल भर में पूरी तरह निगली गई। शिवा को एक भारी दबाव का अनुभव हुआ। उसने पूरी शक्ति से आगे धकेली हुई हरे तांबे रंग की ऊर्जा उस आभा से टकराई, मानो कोई लहर किसी विशाल पर्वत से टकरा जाए। एक ही क्षण में संकेंद्रित ऊर्जा बिखर गई और वर्षा की बूंदों की तरह टूट फूट कर आदिम ऊर्जा सागर में जा गिरी। आदिम ऊर्जा सागर में एक के बाद एक लहरें उठीं। ऐसा लगा मानो अभी अभी कोई प्रचंड वर्षा तूफान गुजरा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड में कालचक्र की आभा नीचे उतरी और पूरे आदिम ऊर्जा सागर पर दबाव डाल दिया। धड़ाम। शिवा को मानो एक गूंज सुनाई दी। पल भर में सागर की सारी उफनती लहरें शांत हो गईं। काल चक्र की आभा एक अदृश्य पर्वत की तरह पूरे आदिम ऊर्जा सागर को दबाए खड़ी थी। सागर की सतह दर्पण की तरह शांत हो गई, एक भी लहर शेष नहीं रही। यह निस्संदेह अतुलनीय शक्ति थी। फिर भी शिवा भयभीत नहीं हुआ। इसके विपरीत उसके हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काल चक्र वास्तव में मेरे साथ चलेगा और मेरे साथ पुनर्जन्म लेगा। तो यह एक बार उपयोग होने वाला दिव्या तत्व नहीं है, बल्कि ऐसा दिव्या तत्व है जिसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। काल चक्र रैंक 6 का दिव्या तत्व था और शिवा के पिछले जीवन में यही उसका पहला रैंक 6 दिव्या तत्व था और अंतिम भी। इसे बनाने के लिए शिवा ने हर संभव साधन और संसाधन झोंक दिए थे, अपार शक्ति का व्यय किया था और पूरे 30 वर्षों तक परिपक्व होने दिया था, तब जाकर सफलता मिली थी।
लेकिन सफलता के तुरंत बाद ही धार्मिक गुट के योद्धा एकत्र होकर उसे मारने आ पहुंचे। पुनर्जन्म के बाद शिवा को काल चक्र नहीं मिला था, इसलिए उसने मान लिया था कि वह नष्ट हो चुका है। पर वास्तविकता यह थी कि वह गहरी निद्रा में चला गया था, उसके शरीर के भीतर विश्राम कर रहा था। 500 वर्षों पीछे समय यात्रा करना उसकी जीवन शक्ति पर अत्यंत भारी आघात था। वह इतना दुर्बल हो चुका था कि स्वयं शिवा उसका स्वामी होने के बावजूद उसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं कर पा रहा था। अब भले ही काल चक्र प्रकट हुआ हो, उसकी स्थिति अभी भी दयनीय थी। पुनर्जन्म के बाद से वह लगातार गहरी नींद में था। आज उसका प्रकट होना इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपर्चर पर आए संकट को महसूस कर लिया था। कहा जा सकता है कि मदिरा दिव्या तत्व की इच्छा शक्ति ने ही उसे जगा दिया। वह कमजोर था, बहुत कमजोर, अत्यंत कमजोर। उसका शरीर सूखी लकड़ी जैसा लग रहा था। उसके पंख शरद ऋतु के पीले पत्तों जैसे थे, किनारे मुड़े हुए और अधूरे। यह देखकर शिवा को एक साथ पीड़ा भी हुई और सौभाग्य का अनुभव भी। सौभाग्य यह था कि काल चक्र इस हद तक कमजोर था, वरना शिवा भारी मुसीबत में पड़ जाता। यह जानना आवश्यक था कि एक दिव्या तत्व मास्टर और उसका दिव्या तत्व एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। सबसे अच्छा यही होता है कि दोनों का रैंक समान हो। एक रैंक 1 मास्टर के लिए रैंक 1 दिव्या तत्व सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन काल चक्र रैंक 6 था और शिवा केवल रैंक 1। यदि काल चक्र अपने पूर्ण शिखर की अवस्था में होता तो शिवा की कमजोर अपर्चर उसे सह ही नहीं पाती, केवल उसकी भव्य आभा से ही अपर्चर फट जाती। सौभाग्य से वह अपनी सबसे दुर्बल अवस्था में था। मैंने मूनलाइट दिव्या तत्व को त्याग दिया, मदिरा दिव्या तत्व को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया ताकि उसे अपना वाइटल दिव्या तत्व बना सकूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरे पास शुरू से ही एक वाइटल दिव्या तत्व था। काल चक्र ही मेरा वाइटल दिव्या तत्व है। शिवा का हृदय भावनाओं से उमड़ पड़ा। वास्तविक अर्थों में काल चक्र ही पहला दिव्या तत्व था जिसे उसने परिष्कृत किया था। एक रैंक 1 मास्टर जिसके पास रैंक 6 का वाइटल दिव्या तत्व हो। यदि यह बात किसी को बताई जाए तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फिर भी यह सत्य था। मदिरा दिव्या तत्व को वाइटल दिव्या तत्व के रूप में चुनना भी बेहतरीन विकल्पों में से एक है, लेकिन काल चक्र की तुलना में वह तो जमीन की धूल मात्र है। इस जीवन में मेरा वाइटल दिव्या तत्व वास्तव में काल चक्र ही है। हाँ हाँ हाँ।